Okay, G. So this is the second topic of the amortized analysis, and the title of the topic is accounting method. Previously, we have seen the aggregate method, and now we are going to continue with the accounting method. So the idea of the method is that if in an algorithm we have different operations, then we will assign different charges to each operation. And this charge that you will assign to each operation would be called as amortized cost. And one other thing is that this amortized cost would be more or less than the actual cost. You already know the concept of actual cost. So actual cost is something that you normally calculate in when you normally do calculation about the complexity of the algorithm. But here we are considering the amortized cost. So amortized cost would be something which would be more or less than the actual cost here in this second category of accounting method. इससे पहले जो आपने वो एग्रीगेट मेथड में देखा था तो वहाँ थोड़ा सी चीज़ें वो हम कह रहे थे कि अमोर्टाइज्ड कास्ट लो वाली बात होती है। यहाँ जो दूसरा मेथड है अकाउंटिंग मेथड, इसमें अमोर्टाइज्ड कास्ट जो है वो एक्चुअल कास्ट से ज़्यादा या कम हो सकती है। अच्छा, अगर हो सकती है तो फिर जब अमोर्टाइज्ड कास्ट एक्चुअल कास्ट से ज़्यादा होगी यहाँ चौथे पॉइंट में, तो वो जो डिफरेंस है, वो जो ज्यादा वाला डिफरेंस है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको हम क्रेडिट बोलेंगे इस मेथड में, अकाउंटिंग मेथड में। और ये वाला जो क्रेडिट होगा वो बाद में आने वाले जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एक ऑपरेशन नंबर 1 है, उसकी जो अमोर्टाइज कास्ट आई है, फॉर एग्जांपल आपकी 4 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, फॉर एग्जांपल 3 आई है, तो उसमें से कुछ तो आपने कंज्यूम कर ली, 2 एक्स्ट्रा बच गई थी, वो जो बच गई थी वो क्रेडिट के तौर पे आप रख लेंगे इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्ट के साथ। और फिर जो ऑपरेशन नंबर 2 जब परफॉर्म करने जाएंगे तो उसका अपना भी उसकी अमोर्टाइज कास्ट होगी, लेकिन अगर उसको कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर ये जो पीछे जो बची हुई अमोर्टाइज कास्ट है वो उसमें वहां पे यूज कर जाएंगे। तो जब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लेस देन एक्चुअल कॉस्ट होगी किसी ऑपरेशन के लिए, तो वो जो क्रेडिट में पड़ी हुई पीछे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगी वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए इसको अकाउंटिंग मेथड कहते हैं। तो पीछे जो आपने एग्रीगेट एनालिसिस पढ़ा, उसमें क्या था कि ऑल ऑपरेशंस हैव सेम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ऑर्डर ऑफ 1 कैलकुलेट की तो तमाम ऑपरेशंस की ऑर्डर ऑफ 1 ही थी वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस मेथड में, अकाउंटिंग मेथड में, हर ऑपरेशन की अमोर्टाइज कास्ट डिफरेंट हो सकती है। वहां पे डिफरेंट नहीं होती थी, सेम होती थी। ऑर्डर ऑफ 1 है तो सबकी ऑर्डर ऑफ 1 है। यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, फिर आप उसको सम अप करके उसका भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें अब इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखने से पहले कुछ चीज़ें आपने सपोज करनी है। तो हम सपोज करेंगे कि किसी भी एक एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है, आपके पास n ऑपरेशंस हैं। तो किसी भी सीक्वेंस ऑपरेशन में कोई एक ऑपरेशन जिसको आप ith ऑपरेशन अगर कह रहे हैं, जिसको आप ith ऑपरेशन कह रहे हैं, मैंने एनोटेशन ऑन की है, देखते हैं कि गड़बड़ भी हो सकती है, नहीं हो, जिसको आप ith ऑपरेशन कहते हैं,
ये एनोटेशन को मैं ऑफ करता हूँ। एनोटेशन से ज़्यादा अच्छा ये स्लाइड्स वाला जो अपना पेन है, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आईएथ ऑपरेशन कहते हैं। सीक्वेंस के अंदर ऑपरेशंस लगे हुए हैं, तो उसमें किसी भी ऑपरेशन को आप आईएथ ऑपरेशन बोलते हैं। तो तो अगर आईएथ ऑपरेशन की जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर हम उसको सपोज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, सी आई से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह उसकी जो अमर्टाइज कॉस्ट है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं सी आई प्राइम से, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी कि आप तमाम ऑपरेशंस जो हैं आई से आई इक्वल टू 1 से लेकर एन को, अगर एक्चुअल कॉस्ट ये सी आई प्राइम है, तो ये अमर्टाइज का तमाम उस सीक्वेंस में एन ऑपरेशंस की तमाम अमर्टाइज कास्ट को अगर आप सम अप करने जा रहे हैं 1 से लेकर एन तक, तो वो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर एन सी आई प्राइम होगी। और इसी तरह तमाम सीक्वेंस में मौजूद तमाम एन ऑपरेशन की एक्चुअल कॉस्ट को अगर आप सम अप करने जा रहे हैं 1 आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, तो वो बनेगी सी आई, वो ये बनेगी। और इधर से अमर्टाइज कास्ट ये बनेगी। और इस मेथड में, अकाउंटिंग मेथड में, पीछे भी हमने कहा कि इसमें ज़्यादा या कम हो सकती है, तो यहाँ हमने कहा है कि ये अमर्टाइज कास्ट को जब आप पूरे सीक्वेंस की अमर्टाइज को सम अप करेंगे, तो वो टोटल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्चुअल कास्ट के टोटल से, ये अमर्टाइज कास्ट का जो सम है वो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। ये वाली कंडीशन जो है ना होल्ड करनी चाहिए। अभी हम कह रहे हैं होल्ड करनी चाहिए, ये सपोज करके हमारी ये चीजें, और हम कह रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि ये कंडीशन फिर होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अमर्टाइज्ड कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है। और तो पिछले मेथड में हमने कहा था कि वो जो कॉस्ट है वो सॉरी, इस मेथड में हमने कहा काउंटिंग मेथड में कि ये जो अमर्टाइज्ड कास्ट है ये ज़्यादा या कम हो सकती है, तो इसलिए यहाँ सबब में भी ज़्यादा या ग्रेटर और इक्वल टू। और ये वाली कंडीशन जो है हम सपोज करके चल रहे हैं कि जैसे जैसे आपने सपोज की सी आई और सी आई प्राइम, तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ये हमने अस्यूम किया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर पॉइंट नंबर 2 में देखें कि फिर जो एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन जो हमारे पास निकलेगी अमर्टाइज में तो हम कहते हैं हमारी जो शुरू में अमर्टाइज एनालिसिस में जो डेफिनेशन पड़ी थी, हम कहते हैं हम रिड्यूस करके आ रहे होते हैं, इसमें रिड्यूस करते हैं हम जो नॉर्मल कॉस्ट होती है, जो नॉर्मल आप कंप्लेक्सिटी मालूम करते हुए करते हैं एक्चुअल कॉस्ट वाली। तो यहाँ अमर्टाइज में वो क्या, जो कि हमने हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एवरेज कॉस्ट एक ऑपरेशन की पर ऑपरेशन या ईच ऑपरेशन की एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन शुड बी स्मॉल यूजिंग अमर्टाइज्ड कास्ट। अमर्टाइज्ड कास्ट को जब आप यूज करेंगे तो एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन स्मॉल होनी चाहिए, जैसे हमारी डेफिनेशन है। लेकिन अभी तक यहाँ जो हम ऊपर अस्यूम किया है, और ये उसके अंदर जो एक कंडीशन है, ये उसके अंदर जो एक कंडीशन है उसके लिहाज से टोटल अमर्टाइज्ड कॉस्ट जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आई है, इज एन अपर बाउंड ऑफ टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट टोटल एक्चुअल कास्ट का अपर बाउंड है, यानी कि टोटल एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल या ज़्यादा हो सकती है, जैसे ये कंडीशन हमने कहा शुड होल्ड। तो ये उसी की थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि हमारे टोटल अमर्टाइज कास्ट टोटल एक्चुअल कास्ट का टोटल अमर्टाइज कास्ट टोटल एक्चुअल कास्ट का अपर बाउंड होनी चाहिए, उससे बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, इसी को अपर बाउंड बोलते हैं। तो एज होल्ड्स फॉर ऑल सीक्वेंस ऑपरेशंस अबव, और यहाँ पे ये हमने बोला भी है, अस्यूम भी किया है कि ये ऐसा होता है। अगर टोटल अमर्टाइज कास्ट की बात करें तो वो टोटल एक्चुअल कास्ट के इक्वल या ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन की बात करें अमर्टाइज्ड एनालिसिस में, तो वो फिर स्मॉल होनी चाहिए। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो टोटल क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट की फॉर्म में बात करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग मेथड में कोई क्रेडिट आता है,
तो टोटल क्रेडिट हमारे पास तमाम ऑपरेशंस का, एन ऑपरेशंस का, यानी कि सीक्वेंस का टोटल क्रेडिट आ रहा है। तो टोटल क्रेडिट जो फिर बनेगा वो ये कि ये सिग्मा आई इक्वल 1 से लेकर एन सी आई प्राइम, ये टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट ऑफ सीक्वेंस है। उसमें से जब माइनस करेंगे टोटल एक्चुअल कास्ट, ये जो ऊपर लिखी हुई है उसमें से माइनस करेंगे, तो चूंकि अमर्टाइज्ड कास्ट का टोटल ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो जो आंसर आना चाहिए हमारे पास वो पॉजिटिव आना चाहिए, विच शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव ही होता है। ठीक हो गई ये बात, ये भी आना चाहिए। मजीद मजीद हम ये कहेंगे कि किसी 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 भी टाइम पे किसी एक ऑपरेशन की जो या किसी भी टाइम पे फॉर टी ग्रेटर देन 0, तो जो इसी तरह टोटल अमर्टाइज्ड कॉस्ट है माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, किसी भी टाइम पे टी जो है वो ग्रेटर देन 0, आपका एल्गोरिथम चल रहा है, किसी टाइम पे आपके ऊपर चेक करते हैं, तो टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट और टोटल एक्चुअल कास्ट वो कहता है वो या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0। इनिशियल कंडीशन से शुरू होते हुए 0 1 2 3, तो इनिशियल कंडीशन के बाद वाली जो बातें हैं उसमें वो फिर टी इक्वल 1 2 3 फलाना, उसके लिए ये किसी भी टाइम पे पॉजिटिव टाइम पे वहाँ पे अमर्टाइज कास्ट का सम भी या 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। 0 कहाँ हो सकता है? जब इनिशियल कंडीशन हो, और इनिशियल कंडीशन से आगे गुजर गए तो फिर ये 0 नहीं होगा, फिर वो उसी तरह आगे चलता रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। ये मैं क्लियर करता हूँ जी। ये क्लियर करने की ऑप्शन नहीं आ रही, ये रेज पेन आ गई है जी, और यहाँ पे आ गए ये वाली जो है एक, ये एनोटेशन की आ रही है, ये भी हम क्लियर कर देते हैं, एनोटेशन क्लोज हो गई। अब कंटिन्यू करें, ये हो गया। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग मेथड के बारे में अब आपने चीज़ें कुछ समझ ली। अकाउंटिंग मेथड में जनरली क्या है, मैं दोबारा रीकैप करता हूँ कि अकाउंटिंग मेथड में आप किसी भी ऑपरेशन के ऊपर कोई कोई अमर्टाइज कास्ट जब आप फिक्स कर लेते हैं 3 4 5 6, तो वो किसी भी ऑपरेशन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप याद करें ये ओवरचार्ज वाली बात यहाँ शुरू में यहाँ कहीं आई थी, ये देखें काउंटिंग मेथड, हमने क्या करना है इसमें कि असाइन ईच टाइप ऑफ ऑपरेशन एन अमर्टाइज कास्ट, हर ऑपरेशन को अमर्टाइज कास्ट असाइन करनी है। कुछ ऑपरेशन के ऊपर ये कास्ट ओवरचार्ज कर जाएगी, इस ओवरचार्ज को हम क्रेडिट बोलते हैं। इस क्रेडिट को हम यूज करेंगे अगले आने वाले ऑपरेशन के लिए, इस सारे को काउंटिंग मेथड बोलते हैं। तो अब हम तेजी से फिर वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका हो गया कि अकाउंटिंग मेथड में क्या चीज़ होती हैं। तो अब हम पहली एग्जांपल देख रहे हैं और वो है स्टैक ऑपरेशन की। तो स्टैक के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, मल्टी पॉप। और नॉर्मली जब आप एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो पुश की भी एक कॉस्ट यूनिट कॉस्ट होती है, पॉप की भी एक यूनिट कॉस्ट होती है। मल्टी पॉप की क्या होती है? मल्टी पॉप जितनी दफा आपने पॉप करना है, ये स्टैक में से एस और ये के जितने भी एलिमेंट्स पॉप करने हैं, अगर स्टैक के अंदर, तो वो पॉप हो जाते हैं। 5 लिखेंगे पॉप हो जाएंगे। ये मेन इसलिए लिखा हुआ है कि स्टैक की कैपेसिटी 10 और उसके अंदर 10 एलिमेंट ही लिखे हैं, लेकिन आप कर देते हैं एस कामा और के की वैल्यू 15 कर देते हैं, तो उसकी तो भाई कैपेसिटी 10 है, तो मिनिमम जितने भी हुए हैं 15 नहीं होंगे, फिर वो 10 हुए, और वो मिनिमम जितने भी हुए वो उसने आपको रिटर्न किए मल्टीपॉप वाले कोड में, इसलिए ये मेन लिखा हुआ है। एनीहाउ आगे चलते हैं। ये एक्चुअल कॉस्ट, अगर हम इसको अमर्टाइज कास्ट में कन्वर्ट करें तो उसमें हम कहते हैं कि हम पुश को दे देंगे 2, जब हम पुश करेंगे कोई तो उसको 2 दे देंगे, पॉप को भी 0 कर देते हैं, और मल्टी पॉप चाहे जो भी है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉप की भी 0 है तो मल्टी पॉप ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि मल्टी पॉप में पुश तो है नहीं, सिर्फ पॉप ही हो रहे हैं। तो
अगर ये अमोर्टाइज्ड कास्ट हो तो अब हमने इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैफेटेरिया में प्लेट्स की एग्जांपल होती है कि प्लेट्स का एक स्टैक होता है और हम कहते हैं कि जी एक $1 रिप्रेजेंट ए यूनिट कास्ट। इसके अंदर हम डॉलर्स में बात करेंगे ताकि ये मेथड आपको समझ आए। और $1 से मुराद ये है कि 1 यूनिट कॉस्ट। तो अब वो जो स्टैक है उसमें आपने प्लेटें लगानी है। अगर आप उसमें जब कोई एक प्लेट आप पुश करने जाते हैं उसमें, तो उस जब आपने पुश कर दी उसमें, तो $1 आपका लग जाएगा एज एन एक्चुअल कॉस्ट उसके ऊपर, पुश करने के ऊपर। और दूसरा जो ये जो पुश के टू लिखा हुआ है, इसको मैं समझा रहा हूँ। इस टू में से $1 आपका प्लेट को वो स्टैक के अंदर रखने पे लग जाएगा एज एन एक्चुअल कॉस्ट आप कह लें। और दूसरा जो है, जो डॉलर है, वो आप उस प्लेट के ऊपर एज ए क्रेडिट रख देंगे या उसी प्लेट के साथ छोड़ देंगे एज ए क्रेडिट। ये वाला जो आपने रख दिया खाली, ये एज ए क्रेडिट है, वहां पुश करने में एक आप यूज कर गए। अच्छा, और इसी तरह जब आप प्लेट को पॉप करने लगेंगे वहां स्टैक में से, अच्छा आपने एक प्लेट पुश की, इस तरह दूसरी पुश की, दूसरी भी पुश कर दी, एक तो वैसे यूज हो गया, एक उस प्लेट के ऊपर रख देंगे क्रेडिट। इस तरह आप करते जाए सबका। तो इसी तरह जब आप पॉप करेंगे प्लेट को उस स्टैक में से, तो आपको पॉप के लिए ये जो 0 लिखा था इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो जो कॉस्ट ऑलरेडी प्लेट में पड़ी हुई रखी हुई है आपने एज ए क्रेडिट, उसी क्रेडिट को आप यूज कर जाएंगे और उसको पॉप कर लेंगे। यहाँ पे वही बात लिखी है, द $1 ऑन द प्लेट इज यूज टू पे द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द पॉप। और इसी तरह मल्टी पॉप भी है, बेशक सबका क्रेडिट उस प्लेट में पड़ा होगा, आप निकालते जाएं, वो उसमें जो पड़ा है क्रेडिट उसी को यूज कर जाए आप। अच्छा, अब ये आखिरी पॉइंट, बाय चार्जिंग ए पुश, ये जो ऑपरेशन था इसको ए लिटिल मोर जो आप चार्ज करते हैं, डू नॉट। और जब आपने उसको 2 पुश आपने करवा लिया और फिर आप क्या कर रहे हैं, पॉप को कोई चार्ज नहीं कर रहे, इसका बेनिफिट क्या, और मल्टी पॉप को भी कोई चार्ज नहीं कर रहे। आपके जहन में ये बात आ सकती है कि ये तो एक ही बात है जी, आपने मुझे कांच लगानी थी, आपने पहले ही वहां पे रख दी है। हाँ ठीक है, अपनी जगह पे ये बात है, लेकिन उसका फर्क पड़ता है कहीं। अच्छा, द टोटल एमर्टाइज कॉस्ट, अब पीछे हमने देखा था पिछले उसमें भी, वहां पे एन पुश या पॉप या मल्टी पॉप का टोटल अमर्टाइज कॉस्ट क्या निकलती थी भाई, स्टैक का एक साइज है 10, आप उसके अंदर 10 ही पुश करेंगे तो 10 ही उसमें से आप निकाल सकते हैं ना। तो वो हमने वहां पे देखा था पीछे कि वो ऑर्डर ऑफ एन रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये 2 भी है तो 2n हो जाएगा, 2n में से कांस्टेंट रिमूव होगा, बिग ओ में लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन ही बच जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन ही बच जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, जो कि बिग ओ ये एक के लिए आ जाएगा, एक ऑपरेशन के लिए। ऑर्डर ऑफ 1 फॉर एवरेज अमर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी आपके लिए फॉर ईच, हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। जबकि टोटल अमर्टाइज कॉस्ट जो है आपके पास ऑर्डर ऑफ एन आ जाती है। अब ये जो है ऑर्डर ऑफ एन, ये यहाँ इसके लिहाज से एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन शुड बी स्मॉल, ये स्मॉल होनी चाहिए, हमारी स्मॉल है ऑर्डर ऑफ 1, वहाँ पीछे में भी ऑर्डर ऑफ 1 था। टोटल अमर्टाइज कॉस्ट ऑर्डर ऑफ एन है, अपर बाउंड ऑफ टोटल वहाँ पीछे, अपर बाउंड का मतलब है होता है इक्वल या ज्यादा। तो यहाँ इस केस में हमारा इक्वल आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे भी था और पीछे जो आपका एग्रीगेट मेथड था उसमें भी ऑर्डर ऑफ एन नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि इक्वल है, इक्वल है, ये आपका अपर बाउंड है। अच्छा, एक्चुअली अब टोटल अमर्टाइज कास्ट जो है वो टोटल एक्चुअल कास्ट के या तो इक्वल होगी या ज्यादा होगी, ये हमारी एक कंडीशन थी यहाँ पे। ये हमने कहा था टोटल अमर्टाइज कास्ट इज एन अपर बाउंड ऑफ वो टोटल एक्चुअल कास्ट। चलो जी ठीक है ये तो। और फिर अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स नेवर बिकम्स नेगेटिव, और जो जो क्रेडिट है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपने 2 पुश कर दिया, प्लेट को जब पॉप करेंगे वो उसका यूज हो जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं होने लगा अमाउंट ऑफ क्रेडिट। किसी प्लेट का यानी कि 0 क्रेडिट नहीं होने लगा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट कभी भी नहीं होगा।
ये कंडीशन हमने यहाँ सपोज की थी, जो कि यहाँ हमने थ्योरेटिकली इस एग्जांपल स्टैक को डिस्कस करते हुए हमने कहा कि हाँ ये कंडीशंस अब होल्ड करती हैं। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है बाइनरी काउंटर की। बिल्कुल उसी तरह बाइनरी काउंटर को ज़हन में लाएं तो वो जिसमें बिट्स फ्लिप होती थी, पीछे एग्जांपल थी, वो वाला है, जिसमें 0 की 8 बिट्स, फिर 1 की 8 बिट्स, फिर 2 की 8 बिट्स। तो उस बाइनरी काउंटर को ज़हन में ले आए कि बाइनरी काउंट से क्या मुराद है। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि $1 रिप्रेजेंट ईच यूनिट ऑफ कास्ट। $1 से मुराद यूनिट कास्ट है। और जब द फ्लिप ऑफ वन बिट, एक बिट को आप जो फ्लिप करते हैं 0 से 1 या 1 को 0, तो $1 खर्च हो जाता है। ये यूनिट कास्ट है उसकी। अब एमर्टाइज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि चार्ज एन एमर्टाइज कास्ट ऑफ $2 टू सेट ए बिट टू 1। अच्छा, बिट को सेट करने से मुराद होगा कि बिट को आपने एक कर दिया है, और बिट को रीसेट करने से मुराद होगा कि बिट 1 थी, आपने उसको दोबारा 0 कर दिया। ठीक हो गया। तो चार्ज एन एमर्टाइज कास्ट ऑफ $2 टू सेट ए बिट, जब आप बिट को सेट करेंगे, जिसका मतलब है कि बिट को जब आप पहले 0 थी उसको 1 करेंगे, तो आप $2 उसके ऊपर चार्ज खर्च कर देंगे, चार्ज करेंगे उसको $2। ये अमर्टाइज कास्ट है। ये हमने वैसे ही समझने के लिए कहा था कि एक यूनिट कॉस्ट $1 से मुराद एक यूनिट कॉस्ट है। ये $2 हमारी अमर्टाइज कास्ट है। हमें एक ऑपरेशन का कह रहे हैं कि सेट करेंगे जब बिट को तो $2 हम खर्च कर देंगे, और रीसेट करने के ऊपर हम कोई कुछ भी नहीं करेंगे, उसका 0 है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो जब आप रीसेट करेंगे इसी को यूज कर जाएंगे स्टैक की तरह। whenever a bit is set, use $1 to pay the actual cost। ठीक होगी बात। एंड स्टोर अनदर $1 ऑन द बिट एज क्रेडिट, और वो जो एक्स्ट्रा दूसरा है बच गया है वो एज ए क्रेडिट स्टोर कर देंगे। व्हेन ए बिट इज रीसेट, जब आप रीसेट करते हैं बिट को, द स्टोर्ड, ये वाली जो स्टोर $1 और ये रेड कलर में जो लिखी है $1 ऑन बिट द बिट, ये वाली जो कॉस्ट है, द स्टोर $1 पे इज द कॉस्ट, ये वाली पे यहाँ से कॉस्ट पे करेंगे जब रीसेट करेंगे। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 1 बिट इज सेट इन ईच ऑपरेशन। हर ऑपरेशन में वो जब आप वो काउंटर करते हैं, पहले 0 होता है, उसके बाद 1 करते हैं, फिर उसके बाद 2 करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, बाइनरी इंक्रीमेंट। तो हर ऑपरेशन में वो कहता है कि 1 बिट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या है जी, एक बिट जो है वो हर हर ऑपरेशन में सेट होती है जिसको 1 किया जाता है। जब 0 थे सारे, तो उसमें से पहली बिट राइट वाली को आपने सेट किया, वो 1 बन गया। जब वो 1 था उसके बाद आपने 2 बनाना है, तो आपने रीसेट तो कुछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी बिट को आप सेट कर देंगे और पहली को 0 कर देंगे, तो वो आपका 2 बन जाएगा। तो एक बिट सेट होती है हर ऑपरेशन में जब इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं आप ज्यादा से ज्यादा। सो द अमर्टाइज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन, सेट करने का, सो द अमर्टाइज कास्ट, अब इस ऑपरेशन की अमर्टाइज कास्ट क्या होगी, एटमोस्ट 2। ये इसकी इसकी क्या होगी, एटमोस्ट 2, जो हमने इसको सपोज करके चले हैं वही है एटमोस्ट $2 सेट करने की। अच्छा, अगर सेट करने की ये 10 टोटल अमर्टाइज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन दोनों है, एक की $2 है, एन ऑपरेशन की 2n हो जाएगी, कांस्टेंट रिमूव एन बच जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन आ गया उसकी टोटल अमर्टाइज कास्ट। ऑर्डर ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑपरेशन करें तो आपके पास ऑर्डर ऑफ 1 आ जाता है। यहाँ आपने बड़ा बिग चेंज किया है यहाँ पे, वहां पे ऐसा नहीं था एग्रीगेट मेथड। तो बहरहाल, तो ये आपकी मेरे ख्याल वहां पे भी ऐसे ही था, ऐसे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एन के था, के की वजह से गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये बड़ा दूसरे तरीके से आना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो एन, तो वो अब वो वाले रिजल्ट्स आपके पास थे जिसकी वजह से हमने फिर इसको शॉर्टली लिख दिया उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके।
अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आगे आप हैश टेबल पे अपनी यानी कि एक्चुअल एग्जांपल पे आ गए। यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड के मुताबिक हैश टेबल्स में काउंटिंग मेथड के मुताबिक हैश टेबल्स में ये हो सकता है इससे पहले साउंड कम हो और आप थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, ये हो सकता है। तो हैश टेबल्स या डायनामिक टेबल्स, इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें जब आप इंसर्ट करते हैं तो हम 3 चार्ज करेंगे फॉर ईच इंसर्शन, एक इंसर्शन ऑपरेशन के लिए। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो आपने ख्याल रखनी है और आपने वो सिचुएशन देखनी है, फिर उसके मुताबिक ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक तो जब भी आप इंसर्ट करेंगे, रॉ इंसर्टन इंसर्शन से मुराद है कि पहली दफ़ा जब आप कोई इंसर्शन कर रहे हैं तो एक टोकन तो आपने उस वक्त यूज़ कर जाना है। फिर हैश टेबल अगर आप याद करें तो आपको रीसाइज डबल साइज डबल करते हैं आप, रीसाइज आपको नीडेड होता है। और फिर जब आप डबल कर लेते हैं, रीसाइज कर लेते हैं, तो फिर पिछली ओल्ड हैश टेबल से आप फिर एलिमेंट्स मूव कर रहे होते हैं। तो वहां पे जब आप मूव करें तो वहां पे भी आपने जो चार्ज है या जो क्रेडिट है वो आपने यूज करना है टू पे फॉर मूविंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को मूव करते हुए भी आपने क्रेडिट यूज करना है, इसलिए मैंने ये रेड किया हुआ है। यूज द टोकन दैट प्रेजेंट ऑन ईच एलिमेंट, जो हर एलिमेंट के ऊपर, जैसे पीछे आपने स्टैक वाली में वो प्लेट्स का देखा कि उसके ऊपर क्रेडिट मौजूद था, इस तरह यहाँ पे भी जब आप इंसर्ट करेंगे तो कोई ना कोई क्रेडिट मौजूद होगा, तो आप उसको यूज करेंगे। हर एलिमेंट के ऊपर जो क्रेडिट मौजूद है उसको आप यूज करेंगे, दैट नीड्स टू मूव, मूवमेंट के दौरान। ये दूसरी बात। फिर यहाँ क्या है, प्लेस वन टोकन ऑन न्यूली इंसर्टेड आइटम। आप जो बाज़-औक़ात आप साइज़ को डबल करते हैं, रीसाइज़िंग, डबल करने के बाद कॉपी करके मूव करके तो लाए और अब एक और नया एलिमेंट उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये वो वाली बात है, न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट जो आप उसमें डालेंगे तो वहाँ पे एक टोकन तो आप वहाँ पे यूज़ कर जाएँगे। ये है साइज़ को डबल करने के बाद आप एलिमेंट जब उसमें इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो बात हुई है वन टोकन, यहाँ पे साइज़ डबल करने की बात नहीं हुई, वैसे ही बगैर साइज़ डबल किए जब आप इंसर्शन कर रहे होते हैं, तो वो रॉ इंसर्शन कहलाती है। वो शुरू में तो आएगी ही आएगी, लेकिन एक दफ़ा साइज़ डबल हो जाता है, उसके बाद पहला एलिमेंट डालते हैं, फिर अवेलेबल स्पेस होती है, तो फिर आप डाल देते हैं, तो ये भी रॉ इंसर्शन कहलाएगी। अच्छा, एनी हाउ, एंड और इसके अलावा जब वो आप कर देंगे, एक टोकन आप यूज़ करेंगे ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हुए कि कैपेसिटी बाय 2, टेबल का जितनी कैपेसिटी है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। वो एलिमेंट्स जब आप आपकी एक टेबल थी और उसका साइज़ था 5, वो फुल हो चुकी है। अगले स्टेप में जब आप उसको डबल करते हैं तो उसका साइज़ हो जाता है 10, यानी कि उसकी कैपेसिटी हो जाती है 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करते हैं वो आती है 5, यानी कि वो पिछली पुरानी ओल्ड टेबल, पुरानी ओल्ड टेबल। तो 1 टोकन आपने क्या करना है, वो कैपेसिटी बाय 2 जो पिछली ओल्ड टेबल वाले एलिमेंट्स जो आपने मूव किए हैं, उन उनके ऊपर आपने किसी के ऊपर वो एज़ ए क्रेडिट रख देना है, वो वहाँ पे यूज़ करना है। एक टोकन आपने रॉ इंसर्शन पे यूज़ करना है, एक टोकन आपने कैपेसिटी बाय 2 एलिमेंट्स जो पहले पुरानी ओल्ड टेबल में पड़े हैं उसके ऊपर यूज़ करना है, और जो क्रेडिट पड़ा हुआ है एलिमेंट्स का और जो आप मूव करेंगे वो क्रेडिट तो आप उसको यूज कर जाएंगे। या एक और टोकन जो आपने वो करना है, ये मुझे रेड करना चाहिए था, वो आप न्यूली इंसर्टेड आइटम जो आप इंसर्ट करेंगे उनके ऊपर भी एक टोकन आप यूज करेंगे। अभी इसको आप एग्जांपल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर कुछ बात समझ नहीं भी आती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम हैश के अंदर पुश बैक करने जा रहे हैं या पुश करने जा रहे हैं। शुरू में आपके पास ना कोई ये नोड था, ना कोई ये ए था, साइज भी जीरो था, कैपेसिटी भी जीरो थी, जो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट।
अब आप पहली कमांड करते हैं पुश ए या पुश बैक ए, तो क्या हो जाएगा, जब पुश बैक ए करेंगे तो ये हैश टेबल क्रिएट हो जाएगी, ऐसे अरे कर लें, और ये नोड क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर आपका ए उसके अंदर डल जाएगा। जब ये डले अंदर तो एक टोकन यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक टोकन, ये देखें चार क्रेडिट क्या है हर इंसर्शन का, ये आप पुश इंसर्ट ही कर रहे हैं ना, तो जब आप ये पुश या इंसर्ट एक ही बात है, तो आप इंसर्ट कर रहे हैं 3 क्रेडिट है। ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी आप जैसे मर्जी कर लें, आप इस इनिशियल कंडीशन के मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इनिशियल, इसमें एक क्रेडिट, इसमें 3 चार्ज होना है, इंसर्शन 3 चार्ज, एक टोकन 3 में से एक टोकन, तो आप जब इसमें से ए इंसर्ट करेंगे तो वो कंज्यूम हो जाएगा। अब देख लें कि ये टेबल का साइज, जब आप पहला नोड कहते हैं साइज 1 हो गया और इसका कैपेसिटी भी 1 है। कैपेसिटी की जितने नोड होते हैं वो कैपेसिटी है, साइज से मुराद उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। एक टोकन मैंने 3 का कहा था, जब आपने इसमें ए इंसर्ट कर दिया, 3 में से एक यूज हो गया, बाकी रह गया 2, और एक टोकन आप एज ए क्रेडिट यहाँ पे ऊपर रख देंगे, तो बाकी रह गया 1। अच्छा, अब ये इनिशियल कंडीशन पे यहाँ आप इसके ऊपर 2, क्योंकि 3 आप करते हैं तो आप एक और भी इस पे क्रेडिट रेड रख सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें 3 चार्ज नहीं करते। इनिशियल कंडीशन के बाद फिर 3 चार्ज ही करेंगे, लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए आपको 3 का जिक्र करके ही मैं लाया। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो बेशक 2 रख दें, लेकिन 2 रखने का फायदा नहीं है, वो तो कहाँ यूज करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में एक पुश करने में लग गया टोकन और एक आपने एज ए क्रेडिट रख दिया, बस खत्म, इसका 2 ही चार्ज है। आगे 3 करेंगे। अब पुश पुश करते हैं जी बी, और आप साइज देखें कि ये भी साइज 1 है, कैपेसिटी भी 1 है। अच्छा, पुश बी करें आप। जब आप पुश बी करेंगे तो चूंकि वो पहले ही फुल हो चुकी है टेबल, तो साइज डबल हो जाएगा, ये आपको साइज डबल नजर आ रहा है। जब साइज डबल हुआ कैपेसिटी 2 हो गई, साइज अभी इसका 1 ही है क्योंकि अंदर एक एलिमेंट है। अच्छा, और उसके ऊपर रेड क्रेडिट भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इस क्रेडिट, ये जो ए को आप इधर मूव करके लाएंगे, इधर मूव करके लाएंगे, तो ये क्रेडिट जो रेड पड़ा हुआ है आप इसी को यूज कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये ए को जब आप इधर से इधर लाए तो वो क्रेडिट मैंने यूज कर दिया। अब यहाँ डॉट कोई नहीं है, अभी पिछली टेबल मौजूद है, डॉट उसके ऊपर कोई नहीं। और ये कैपेसिटी कैपेसिटी अब उसी तरह 2, साइज 1 नहीं चल रहा है। अब आप बी को इंसर्ट कर दें इसके अंदर। ये जब बी इंसर्ट हो गया तो आपको साइज भी 2 नजर आ गया, कैपेसिटी तो पहले ही 2 थी। अच्छा, अब जब आपने बी इसके अंदर इंसर्ट किया, अब ये इंसर्शन ऑपरेशन अलहदा से है, इसके भी 3 क्रेडिट्स हैं एज ए चार्ज। 3 क्रेडिट नहीं करने चाहिए, 3 दफा हम इसको चार्ज करेंगे। एक तो जब आपने इसको इंसर्ट किया वो कंज्यूम हो गया 3 में से, ठीक हो गया, तो दूसरा क्या है, एज ए क्रेडिट रख देंगे। और तीसरा क्या था, वो जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं पहले, कि एक तो जब आप आइटम इंसर्ट करेंगे उस वक्त चार्ज करेंगे, और तीसरा ये कैपेसिटी बाय 2 एलिमेंट जो प्रायर है उसके ऊपर यूज करेंगे। यहां पे आ गए। तीसरा अब क्या है जी, एक तो इंसर्शन पे, दूसरा ये एज ए क्रेडिट रख देंगे, और तीसरा क्या है, ये कैपेसिटी क्या है 2 डिवाइड बाय 2 1, तो पीछे एक ही एलिमेंट है आपका, तो एक क्रेडिट आप यहाँ पे रख देंगे, और 3 जो आपने चार्ज करने थे वो आपके पूरे हो जाएंगे। ये देख, कैपेसिटी 2 बी इंसर्ट कर दिया, एक एज ए क्रेडिट रख दिया, और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटी डिवाइड बाय 2 करके एक क्रेडिट यहाँ पे रख दिया। अब करें जी आगे पुश सी। जब आप पुश सी करते हैं तो ये 2 था, साइज इसका डबल हो गया अरे का, 4 हो गया। कैपेसिटी इसके अंदर अभी 2 ही है हमारे पास, और सॉरी साइज 2 है, कैपेसिटी हमारे पास 4 है। अच्छा, ये क्रेडिट पड़े हुए हैं, ये पुरानी ओल्ड टेबल है। अब देख लें, जब यहां से आप ए और बी को मूव करके इधर लाएंगे तो हमें पता है ये क्रेडिट यूज हो जाएंगे, तो ए बी तो आपके यूज हो जाएंगे, और उसके बाद सी इंसर्ट करें, तो ये सी के अपने 3 अलहदा से
चार्ज करने हैं आपने, कॉस्ट है इसकी, 3 कॉस्ट है, और इनमें से एक, इसमें से जो एक कॉस्ट तो इसके इंसर्ट करने के ऊपर लग गई, बाकी रह गई 2, एक एज ए क्रेडिट आप रख देंगे, बाकी रह गया 1। तो कैपेसिटी 4 है, 4 डिवाइड बाई 2, तो पीछे 2 एलिमेंट्स हैं, तो क्रेडिट आप एक ही है, एलिमेंट 2 है, क्रेडिट 1 है, तो हम एक किसी एक के ऊपर रख देंगे, दूसरा खाली है, फिर हम नहीं रख सकते, हमारे पास है ही नहीं, 3 ही रखने थे हमने। तो अब देखेंगे साइज इसका 3 हो चुका है, कैपेसिटी इसकी 4। अब आगे देखें, पुश आप ये वो क्रेडिट शो कर रहा है कि सी के ऊपर एक रख दिया और एक आपने ए के ऊपर रख दिया। आगे आ गए, अब पुश डी करते हैं। डी के लिए यहाँ आप पीछे देखें ये स्पेस अवेलेबल है, तो जब पुश डी करेंगे वो सिंपली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉस्ट तो यहाँ पे लग गई, अब हमने रखनी भी है, एक एज ए क्रेडिट रख देंगे आप, 2 हो गई, और बाकी 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि पीछे पीछे जो आपके 4 डिवाइड बाई 2 पीछे जो 2 एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर इस रेंज में, और एक क्रेडिट हमारा बच रहा है कि वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये डी के 3 पूरे हो जाएंगे। अब आप इसको देख लें यहाँ पे, ये डी और ये पूरे हो जाएंगे, डी के 3 थे, 3 हमने पूरे कर दिए। अच्छा, अब पुश बैक ई करें। अब ये डी के बाद जब पुश बैक ई करेंगे तो ये 4 कैपेसिटी फुल हो चुकी है, 8 हो जाएगी, और ये जो चारों के क्रेडिट है ए बी सी डी, ये इनको मूव जब करके लाएंगे उस वक्त कंज्यूम हो जाएंगे। ये ए बी सी की पुरानी से नई पे जब इसको लाएंगे तो वो सारे क्रेडिट यहाँ पे यूज हो जाएंगे। अब आप ई को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एक और ई के 3 है कॉस्ट, एक ई को यहाँ पुश इंसर्ट करते हुए लग जाएगी, एक इसके ऊपर आप क्रेडिट रख देंगे, और बाकी कैपेसिटी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4, पीछे 4 एलिमेंट्स में से किसी पर भी रख सकते हैं। हम स्टार्टिंग से ही रखते हैं तो ए पे रख देंगे आप। अगर आप इसको देखें कैपेसिटी इसकी ये 4 थी अभी ई डालने से पहले, तो यहाँ पे देखें ये ई डालने से पहले कैपेसिटी 4 थी, सॉरी साइज 4 था, कैपेसिटी 8 थी। अब आपने ई इंसर्ट कर दिया, एक यहाँ पे क्रेडिट, एक इंसर्ट करने पे लग गया, और एक ये क्रेडिट रख दिया, और एक बच रहा था वो हमने यहाँ पे रख दिया, इस तरह करके। अब अगला कोई आप पुश करेंगे तो डायरेक्टली यहीं पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एफ पुश करते हैं, एफ पुश करते हैं तो एक यहाँ पे लग जाएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। फिर एफ के बाद जी पुश करते हैं तो 3 है ना, एक जी पुश करने पे आ गया, एक यहाँ पे लग जाएगा, और एक यहाँ पे 3 इसके भी खत्म हो जाए। एफ जी फिर एच आ गया, ये एच एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे एज ए क्रेडिट आ जाएगा, और एक यहाँ पे। उसके बाद फिर कोई पुश करेंगे तो साइज डबल होगा सारा, और ये मूवमेंट भी आपकी हो जाएगी। तो ये कहीं कभी आपको धोखा नहीं देने वाली, कहने का मकसद है क्रेडिट पड़ा रहेगा हमेशा, वो नॉन नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा वो। तो ये आपकी तीसरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे है पोटेंशियल मैचिंग, फिर हम उसको देखेंगे, और उसको देखने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ।